इस समय दुनिया उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध इस उथल पुथल की सबसे बड़ी वजह है और इसने दुनिया के कई देशों को अपनी सुरक्षा को लेकर सोचने पर मजबूर किया है। जो कभी दुनिया के सबसे शांत देश माने जाते थे, वो भी अब अपने हथियारों का जखीरा बढ़ाने की जुगत में लगे हैं। असल में जब किसी देश की सुरक्षा पर खतरा मंडराता है तो वो इससे निपटने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। और ये बात हालिया कुछ वर्षों से जापान के मामले में बखूबी लागू होती दिख रही है। दरअसल जापान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश माना जाता है। उसके संविधान में देश को युद्ध से दूर रहने के अलावा कभी भी सेना न रखने का जिक्र किया गया है। इस प्रावधान को जापानी सरकार और वहां के लोगों ने शुरू से ही खासी तवज्जो दी है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब जापानी जनता का एक धड़ा सरकार को सैन्यकरण के लिए अपनी मौन स्वीकृति दे चुका है। इसी का नतीजा है कि जापानी सरकार साल दर साल सैन्य खर्च में इजाफा कर रही है। इस कड़ी में बीते अगस्त महीने में जापान के रक्षा मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए अब तक के सबसे बड़े सैन्य बजट की मांग रखी है। रक्षा मंत्रालय द्वारा 7.74 ट्रिलियन येन यानी करीब 53 बिलियन डॉलर की मांग की गई है। मगर अब सवाल है कि जापान के बढ़ते सैन्य खर्च की असल वजह आखिर क्या है? क्या जापान अब खुद की सेना बनाने जा रहा है? अमेरिकी सुरक्षा का वायदा होने के बावजूद वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या जापान का अमेरिका से भरोसा उठ गया है? तो इन्हीं सब सवालों के जवाब हम इस एपिसोड के जरिए तलाशने की कोशिश करेंगे। मगर सबसे पहले जापान की खुद की सेना होने के पीछे की वजह जान लेते हैं। असल में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम हमले ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा दर्द दे दिया था। इससे जापान घुटनों पर आ गया। इसके बाद महज कुछ सालों में ही वो एक साम्राज्यवादी ताकत से प्रशांत केंद्रित देश बन गया। युद्ध के बाद इसके संविधान ने इस संक्रमण को और मजबूत किया। ये संविधान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान पर कब्जा करने और पुनर्निर्माण के लिए तैनात अमेरिकी सेना के तत्वावधान में साल 1946 में लिखा गया था, जिसे साल 1947 में अपनाया गया। इसी संविधान के अनुच्छेद 9 ने जापान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेना बनाए रखने या बल का उपयोग करने से स्पष्ट रूप से मना कर रखा है। इस सिद्धांत को युद्धकालीन राष्ट्रवाद की थकान और मोहभंग ने जापानियों को स्वीकार करने के लिए आसानी से तैयार कर दिया। हालांकि अनुच्छेद 9 जापान को अपनी आत्मरक्षा के लिए सुरक्षा बल गठित करने की अनुमति देता है। जापानी सरकारों ने इस अनुच्छेद की व्याख्या इस प्रकार की है कि इसमें केवल जापान पर सशस्त्र हमले की स्थिति में सशस्त्र बल के उपयोग को अनिवार्य किया गया है। आगे इसका उपयोग करते हुए जापान ने साल 1954 में SDF यानी सेल्फ डिफेंस फोर्स का गठन किया। यही वजह है युद्ध से बचने की अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धताओं के कारण जापान ने आमतौर पर अपना सुरक्षा खर्च कम रखा। हालांकि उसके पास रक्षा बजट मौजूद है, जिसकी बदौलत उसने आत्मरक्षा बलों को बनाए रखा है। एक अनुमान के मुताबिक जापानी रक्षा मंत्रालय का बजट मौजूदा स्तर पर सभी सार्वजनिक खर्चों का लगभग 10वें हिस्से तक बढ़ जाएगा। ऐसे में मौजूदा बजट के आधार पर अमेरिका और चीन के बाद जापान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन जाएगा। चलिए अब अपने सवाल पर आते हैं कि जब जापान शुरुआत से सैन्य मामले में कम खर्च कर रहा था, तो आखिर अब वो इस खर्च को रिकॉर्ड स्तर पर क्यों बढ़ा रहा है? तो असल में सुरक्षा बलों को और ज्यादा हथियार बंद करने के पीछे कई वजह है। इनमें जापान और उसके आसपास विदेशी सेनाओं की बढ़ती उपस्थिति सबसे बड़ी वजह है। उत्तर कोरियाई मिसाइलें जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र और इलाके को बार बार और बिना किसी चेतावनी के पार करती हैं। तो वहीं चीन की सेना नियमित रूप से जापान के जल और हवाई क्षेत्र में दखल करती रहती है। वहीं पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू या डियाओयो द्वीपों पर जापान और चीन के बीच क्षेत्रीय विवाद भी दोनों के बीच तनाव का बिंदु बना हुआ है। जापान के सामने ये शीत युद्ध की समाप्ति की बात से स्पष्ट खतरे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में सेनाओं के बीच तकनीकी परिवर्तन की गति तेज हो रही है, जबकि इस मामले में जापान पिछड़ गया है। इस इलाके में मिसाइलों का भंडार लगातार बढ़ रहा है और इनसे जापान की भेद्यता भी बढ़ गई है।
हालांकि इससे निपटने के लिए जापान ने बैलिस्टिक मिसाइल सुरक्षा पर जोर दिया। चीन द्वारा विकसित की गई नई विषम क्षमताएं जापान की मदद के लिए अमेरिका की क्षमता को कम करने की चुनौती देती हैं। चीन के उपग्रह हथियार, साइबर अपराध और उसकी मिसाइलें जापान की रक्षा में जापानी और अमेरिकी सेनाओं के बीच श्रम के पारंपरिक विभाजन को जटिल बनाती हैं और इसके चलते जापान के भीतर इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं कि अगर पूर्वी एशिया में राजनीतिक परिदृश्य ढहना शुरू हो जाए तो अमेरिका हमेशा जापान के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को स्वीकार नहीं कर पाएगा। इस मामले में कुछ जानकारों का मानना है कि जब जापान को अमेरिका के समर्थन की जरूरत होगी तो हो सकता है कि वो इससे मुकर जाए। इसके पीछे वो तर्क देते हैं कि जब साल 1998 में उत्तर कोरिया ने ताइपोडोंग मिसाइल का प्रक्षेपण किया था तो जापानी मीडिया ने इसे एक साजिश बताया था। जापानी मीडिया ने आरोप लगाए थे कि अमेरिका को इस प्रक्षेपण के बारे में पता था, लेकिन उसने समय पर जापान को सूचित नहीं किया। इस सब के अलावा रूस के यूक्रेन पर आक्रमण ने भी जापान को गहरा झटका दिया है। जापान और रूस के बीच दक्षिण कुरील द्वीप समूह पर अनसुलझे विवाद है। चीन की तरह रूस ने भी हाल के वर्षों में जापान और उसके निकटवर्ती जल क्षेत्रों के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी हैं और कुरील द्वीप पर मिसाइल तैनात की है। वहीं चीन और रूस ने भी संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। रूस यूक्रेन युद्ध ने जापान और अन्य पूर्वी एशियाई देशों को चीन के खतरे को उजागर किया है। इसमें इन देशों को चीन द्वारा ताइवान पर हमले का अंदेशा हो रहा है और अगर ऐसा होता है तो ताइवान से भौगोलिक निकटता के कारण जापान पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जानकार मानते हैं कि अगर चीन ताइवान पर सैन्य आक्रमण करेगा तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि चीन जापानी इलाके पर भी हमला करेगा, मगर जापान इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। जापान के एक पूर्व सेना जनरल का मानना है कि जापान सैन्य मामले में काफी देर से शुरुआत कर रहा है। ऐसा लगता है जैसे जापान 400 मीटर की दौड़ में 200 मीटर पीछे है। तो ऐसे में बिना सैन्य खर्च बढ़ाए इस दूरी को कम नहीं किया जा सकता है। इसी सब को देखते हुए जापान की मौजूदा सरकार अपने रक्षा खर्चे को लगातार बढ़ा रही है और वो साल 2027 तक इसे दोगुना करके जीडीपी का 2% करना चाहती है, जो साल 1976 से चली आ रही खुद की लगाई गई 1% खर्च सीमा के पार है। तो कुल मिलाकर दुनिया भर में काफी तेजी से बदलाव हो रहे हैं और ऐसे में जापान द्वारा युद्ध जैसी स्थिति के लिए खुद की सेना का निर्माण कर लेना कोई बहुत ज्यादा हैरानी वाली बात नहीं होगी। हालांकि वो खुद की सेना बनाएगा या नहीं, इसका जवाब तो भविष्य की गोद में बैठा है। मगर अभी तो जापान के सामने उत्तर कोरिया के अलावा चीन दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े खतरे के तौर पर उभर कर सामने आया है और यही वजह है कि सैन्य खर्च को बढ़ाकर जापान की तरफ से संदेश दिया जा रहा है कि वो कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगा। उसे अगर अपनी रक्षा करने के लिए युद्ध लड़ने की जरूरत भी पड़ी तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के लड़ेगा। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक यानी दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। बीते दिनों चीन ने मानक मानचित्र का 2023 संस्करण जारी किया। इस मानचित्र में चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को अपने हिस्से के रूप में दिखाया है। ये नक्शा चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। चीन की पश्चिमी सेनाओं पर क्षेत्रीय दावे के साथ पूरे दक्षिण चीन सागर को कवर करने वाली तथाकथित 9 डैश लाइन को पिछले संस्करणों की तरह मानचित्र पर दिखाया गया है। चीन के इस नए मानचित्र का भारत, ताइवान और वियतनाम समेत कई देशों द्वारा विरोध किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र अधिकार निकाय ने बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस और प्रमुख मानवाधिकार संगठन ओधिकर के सदस्यों के निरंतर उत्पीड़न और हिरासत के खिलाफ अपनी चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने दक्षिण एशियाई देश के अधिकारियों से कार्यकर्ताओं और नागरिक समाज के नेताओं के लिए सुरक्षित और सक्षम वातावरण बनाने की अपील की है। बराक ओबामा और बान की मून सहित कई हस्तियों ने बांग्लादेश की इन घटनाओं का विरोध किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उत्तर कोरिया द्वारा रूस को हथियारों की आपूर्ति करने का विरोध किया है। अमेरिका का कहना है कि अगर उत्तर कोरिया रूस को हथियारों की आपूर्ति करता है
तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। हाल के सप्ताहों में रूस और उत्तर कोरिया के बीच घनिष्ठता बढ़ने के सार्वजनिक संकेत मिले हैं। अमेरिका का कहना है कि दोनों देश पश्चिमी दबाव और प्रतिबंधों के अधीन हैं, इसलिए उनके बीच आपसी सहयोग बढ़ना स्वाभाविक है। हालांकि अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर क्या कार्रवाई करेगा, इसके बारे में अमेरिका ने कुछ नहीं कहा है। तो चलिए आज की चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। जापान द्वारा रक्षा खर्च में की जा रही वृद्धि के पीछे के कारणों को समझाइए।